कॉन्ग्रेचुलेशंस संकल्प। कितना टारगेट था आपका? बेसिकली सर टारगेट तो यही था कि राइटिंग और स्पीकिंग में 85 प्लस चाहिए थे और राइटिंग में 88। तो बेसिकली अब ये था मेन कि इशू इन दो सेक्शंस में ही आ रहा था, लिसनिंग और रीडिंग में नहीं था, क्योंकि उसमें मुझे 70 ईची चाहिए थे। तो ठीक है। मेन गोल यही था कि स्पीकिंग में अचीव कर सकें। ठीक है, सुपेरियर टारगेट था बेसिकली आपका, और आपने इससे पहले भी 2 बार एग्ज़ाम दे चुके थे, राइट? तो हाँ, क्या? इससे पहले अटैम्प्ट किया था 2 बार, तो ये थर्ड अटैम्प्ट था। ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आप पीछे? सो बेसिकली दो सेक्शंस में मेन इशू आ रहा था। एक तो डिस्क्राइब इमेज में और समराइज रिटन टेक्स्ट में। तो मेनली इन दोनों की वजह से ही स्कोर लैग कर रहा था। स्पीकिंग तो और मेन राइटिंग में, राइट? इन दोनों की वजह से जी, मेन प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। जी। तो एंड बेसिकली तो एक बार आप स्टार्टिंग से बताओ, आपने हर एक मॉड्यूल के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो की, स्पीकिंग के अंदर क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी 8 बैंड के लिए, कि जैसे रीड अलाउड तो या रिपीट सेंटेंस, कैसे आपने हैंडल किए एग्जाम में ओवरऑल? बेसिकली स्पीकिंग में फ्लुएंसी में थोड़ा इशू आ रहा था मुझे रीड अलाउड में। तो उस पे वर्क किया कि क्लियर रहे, कोई ब्रेक ना लूँ उसके अंदर। ओके। दूसरा डिस्क्राइब इमेज में ज़्यादा थोड़े वेरिएशन लाने में वो करा कि हर एक चीज़ जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में मैं बताऊँ डिस्क्राइब इमेज में, कि सिर्फ एक ही चीज़ में नहीं, कि एक्स और वाई एक्सिस नहीं, बाकी चीज़ों पे भी कंपेयर करें, कि ग्राफ में इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कंपेयर करी, हाईएस्ट लोवेस्ट। तो मेनली इन चीज़ों पे फोकस किया डिस्क्राइब इमेज में। और जो रिपीट सेंटेंस और ये तो चलो आपकी कमियां थी, जो चीज़ ऑलरेडी आप कर रहे थे, ये तो चलो डीआई में आप जी। वेरिएशंस नहीं थी आपके आंसर में, वो फ्लैग हो रहा था। बट जो नॉर्मली बाकी जी। के टास्क थे, रिपीट सेंटेंस और रिटेल लेक्चर, उनमें क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? तो नॉर्मली जैसे रिटेल लेक्चर था या उन सब में तो बेसिकली यही था कि साइड बाय साइड जो मैं सुन रहा हूँ उसको नोट करते रहूँ। और दूसरा ये था कि चाहे बोल तो मैं नियरली 1 मिनट के लिए ही रहा था, पर ये था कि ब्रेक नहीं ले रहा था उसमें या फ्लो में कोई इशू नहीं था। जो ग्रुप नोट किया वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली बता रहा था। ग्रुप डिस्कशन के अंदर। हाँ जी, और ग्रुप डिस्कशन में वो देते तो 2 मिनट का टाइम है, पर अगर आप 1 मिनट 10 सेकंड या 20 सेकंड भी बोल दो अच्छी तरह क्लियर और सारी इन्फॉर्मेशन सही हो, तो कोई इशू नहीं रहता 90 लाने में। ठीक है, और रिपीट सेंटेंसेस कैसे थे और कितने पिक कर लेते थे आप रिपीट? हाँ, रिपीट सेंटेंस मेनली पेपर में तो यही है कि मतलब कि अगर 6 से 7 रिपीट सेंटेंस आ रहे हैं तो उसमें से दो ही डिफ़िकल्ट होएंगे जिनमें आपको थोड़ा समझ, पर उसमें भी अगर आप दो में भी अगर आप 60-70% भी करेक्ट बोल दो तो कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इतना भी मतलब कि वो स्ट्रिक्ट नहीं होती, मार्किंग चल जाता है। पर जैसे टोटल 6 या 7 है, 3-4 आपकी ईजी रहेगा, आप बोल पाओगे सुन के अच्छी तरह कंसंट्रेशन से। दूसरा जो डिफ़िकल्ट आएगा उनमें आप ये है कि फ़्लो मत तोड़ना। अगर जैसे ही फ़्लो तोड़ोगे, ब्रेक लोगे कि सोचोगे मुझे ये वर्ड नहीं समझ आ रहा क्या बोला, तो वैसे ही स्कोर डाउन जाएगा। ठीक है, ठीक है। 10 to 12 आते हैं वैसे, हाँ, पर एक दो डिफ़िकल्ट रहता है उसमें, और बाकी हाँ, इजी और मीडियम रहते हैं। मैक्सिमम होता है मीडियम लेवल के होते हैं, बस अपना फ्लो मेंटेन करके रखो। पॉज मत जी, लो, बेशक कंटेंट ड्रॉप कर लो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्राइब इमेज में यू सेड के मेन वेरिएशंस पे आपने फोकस किया, हाईएस्ट लोवेस्ट और डबल ट्रिपल, ये जो बाकी की वेरिएशंस होती हैं ग्राफ में, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने, वो आपने बोले, राइट? इस बार जी। ठीक है। और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में कोई टैम्पलेट आप फॉलो कर रहे थे, या सिचुएशन को समझ के बस उसको रिपीट किया? So, कोई टेम्पलेट तो मतलब बेसिकली रिस्पॉन्स टू सिचुएशन में तो यही करा कि पहले मेनली क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को ही रीफ्रेज करके बोल दो तो उसमें ही आपके मैक्सिमम टाइम उसमें ही आप कंज्यूम कर सकते हो 40 सेकंड में से। अगर 30 सेकंड भी आपने बोल दिया तो कोई इशू नहीं रहेगा, तो अपने बल्कि से कुछ ज़्यादा। लाइंस और ऐड भी करते थे एक्सप्लेन करने के लिए? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे क्वेश्चन आया था उसका लॉक के लिए, कि मेरा डॉम लॉक हो गया है, उसके लिए आपको मैनेजर को बताना है। बेसिकली सबसे पहले तो आप उसी से क्वेश्चन से ही रीड कर दो कि बेसिकली क्या इशू है। तुम मैनेजर पे गए, आपके रूम का लॉक है, डॉम आप एंटर नहीं कर सकते। फिर आप अपनी तरफ से थोड़ा ऐड कर दो कि मुझे रूम में जाना है, इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी असाइनमेंट बनानी है, तो एज सुन से पॉसिबल आप इसको फिक्स करवा दो या कोई लॉक स्मिथ भेज दो जो डोर फिक्स कर सके। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का कीवर्डिंग यूज़ की और थोड़ा बहुत अपने से ऐड करके सबमिट किया, राइट? जी, ओके, उसके बाद राइटिंग वाले पार्ट पे आते हैं, समराइज, रिटर्न और ऐसे।
ऐसे तो चलो फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। समराइज रिटर्न में क्या अप्रोच थी आपकी इस बार एग्जाम में? बेसिकली मैं लास्ट टाइम ही मेरा लैग समराइज रिटन टेक्स्ट में किया था। और बेसिकली यही सबसे पहले तो जैसे ही सामने आया टेक्स्ट मेरे, तो सबसे पहले रीड करके समझा कि बोलना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली कई बार टेक्स्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि एग्जांपल दे दे गए, कोई ऐसी डाटा शो कर दे कि ये इतने से इतने रिसर्च हुई या कुछ हुआ, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता इंक्लूड करना। बेसिकली मेन मोटिव समझना है कि क्या कहना क्या चाहता है, कि टेक्स्ट किसके बारे में बात कर रहा है, कि किसी साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसी जगह के बारे में। तो मेनली बस वही अप्रोच थी कि नॉर्मली अपने 75 वर्ड से कम कम में ही जितना ज़्यादा लिख सकें। और पैराग्राफ को समझा या लाइंस कॉपी की, क्या मेथड था आपका? खुद से सो लिखा बेसिकली किसी? हाँ, कई लाइन्स ऐसी थी कि कहीं कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, मतलब जैसे 2 रिटन टेक्स्ट आए थे, तो एक में तो मुझे जितना याद है मैंने कनेक्टर्स ही लगाए बेसिकली। और मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लाइन उठा ली, मिडल से एक उठा ली, एंड से एक उठा ली। हर एक पैराग्राफ से रीड करा कि कौन सी लाइन किससे कनेक्ट करके मीनिंग बन रहा है। अगर सिंपली ऐसे ही जाएगा, मिडल से उठा लेंगे, फर्स्ट लाइन उठा लेंगे, लास्ट उठा लेंगे, तो मेरा वही लास्ट टाइम मेरा चला नहीं था ये। तो बेसिकली ये है कि एक बार अपना पैराग्राफ समझो कि क्या है, लाइंस कनेक्ट करनी है, सही कनेक्टर लगाओ। और दूसरा कि सही लाइंस कनेक्ट कर रहे हो आप। अगर गलत लाइन है एक दूसरे से जिसका मीनिंग ही नहीं बन रहा है, वो कनेक्ट कर दिया आपने, तो तो स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला आपने पूरा कॉपी किया था, सिर्फ कनेक्टर लगाए थे? आ, हाँ, एक जितना मुझे याद है, हाँ, फर्स्ट वाला मेरे पे जो रिटन टेक्स्ट आया उसमें मैंने सिर्फ कनेक्टर लगाए थे। सेकंड में कई लाइंस ऐसी थी जिससे मेरा वर्ड काउंट ज़्यादा जा रहा था, उसको थोड़ा रीफ्रेश करके लिखा था कि वर्ड काउंट भी मेरा अंडर 70 रहे, ठीक है। 75। ठीक है, तो मेनली आगे रीड करो, रीड करके मेन आइडिया ग्रैब करो किस बारे में है पैसेज। फिर उसके रिगार्डिंग जो जी उसमें इंपॉर्टेंट जो मेन क्रक्स है उसका, उसके रिगार्ड उससे रिलेटेड लाइंस आपको सेलेक्ट करनी है, राइट? जी ठीक है। और ऐसे का टॉपिक याद है आपको, किस चीज़ के ऊपर था आपका ऐसे? जी, ऐसे का था मेरा कि मॉडर्न वर्ल्ड में कई सारे इन्वेंशंस हो रही है, तो उस नेम कोई वन ऐसी इन्वेंशन। इन्वेंशन, एक हाँ, तो कोई इन्वेंशन। ऐसी अच्छा। इन्वेंशन डिस्क्राइब करो जिससे हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं और उसके ड्रॉबैक क्या है, और उससे आपका ओपिनियन बताओ कि क्या इम्पैक्ट होगा हम पे। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद रीडिंग वाला पार्ट, रीडिंग खैर आपका फिर भी काफ़ी हद तक ठीक था, बट तो करते कैसे थे आप प्रैक्टिस? क्योंकि रीडिंग पिछले एग्जाम में भी ठीक गया था आपका। हाँ, रीडिंग कहीं तो ऐसे जैसे कि एमसीक्यू आ गए, तो उसमें मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि, क्योंकि मुझे कई बच्चों का मे बी ज़्यादा होगा, मेरा था कि मेरे 70+ चाहिए थे मुझे सिर्फ रीडिंग में। 70 चाहिए होता है तो सबको रीडिंग में, हाँ, मैक्सिमम 70 8 बैंड, हाँ। 70 मैक्स, हाँ 70 तो चाहिए थे। तो रीडिंग में बेसिकली ये था, मैं मेरे मेन कंसंट्रेशन फिल इन द ब्लैंक्स में थी और ड्रॉप डाउन में थी। तो बेसिकली उन दोनों भी फोकस किया था, अपना प्रैक्टिस करी थी मेनली। रीऑर्डर पैराग्राफ में भी कि सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, कई बार रीऑर्डर पैराग्राफ में भी इशू आ रहा था कि जो हम ब्लैंक्स उसको फिल कर रहे थे कि सही ऑर्डर में है या नहीं है। तो हाँ, मतलब कि प्रैक्टिस करते एमसीक्यू पे थे? इतना मैंने कंसंट्रेट हाँ, नहीं एम करा। सी क्यूज़ तो चलो कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस करते थे आप, रीडिंग ब्लैंक्स और ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स की? कितनी प्रैक्टिस करते थे इनकी? प्रैक्टिस मैंने यही बोलूँगा कि पेपर से पहले ज़रूर करी होगी, 1 घंटा हद से ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेन कंसंट्रेशन मुझे पता था कि पहले ही मेरा स्कोर आ रहा है 70, 72। हाँ। इस ठीक बार है। भी कोई इशू नहीं रहा, 74 थे तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ, वैसे हाँ, लोगों को प्रॉब्लम होती है रीडिंग में, कई बार रीडिंग वीक होती है उनकी। बट हाँ ठीक है, आपके केस में आपका रीडिंग का स्कोर ठीक ही था, पिछले दोनों एग्जाम में भी 70-70 बन ही रहा था एटलीस्ट। हाँ, मेनली तो रीडिंग में अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स करो तो मेन आप ये देखो कि पास्ट टेंस में चल रहा है या किस में चल रहा है सेंटेंस। और बेसिकली पूरा पैराग्राफ अगर शुरू में लंबा है और एंड से में लाइन आ रही, तो उसको ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फुल स्टॉप से जहाँ फिल इन द ब्लैंक की लाइन है वहीं से स्टार्ट करो कि उसके पहले लाइन में क्या लिखा है और उसकी अगली लाइन में क्या बन रहा है, और उसको उस कॉन्टेक्स्ट से कौन सा वर्ड वहाँ फिट हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद लिसनिंग वाला पार्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो भी क्योंकि राइटिंग को इम्पैक्ट करता है। हाँ, समर स्पोकन टेक्स्ट था पहले इशू, मतलब कि कई बार ये होता है कि आपको समझ नहीं आता कि टॉपिक उन्होंने बोला क्या है। तो बेसिकली शुरू में तो मैंने यही बोला कि दिस टॉपिक वाज अबाउट, आपने एक जनरल वो मतलब कि जो भी आपको समझ आए कि समराइज में क्या किस चीज़ के ऊपर प्रेशर दिया कि इस ऊपर इसके ऊपर टॉपिक था, तो उसके बारे में बता दिया आपने, दिस टॉपिक अबाउट डैश।
उसके बाद जैसे ही आपको ज़्यादा टेम्पलेट यूज़ करने की मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो सुना है वो अगर आप उसमें बता सको ठीक तो है। वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बेस कनेक्टर्स यूज़ हाँ, करके। बेसिक कनेक्टर्स यूज़ कर लो। फर्दर मोर ओवर एडिशनली या फाइनली हाँ ज़्यादा बाकी अपना कंटेंट रखो 8 के लिए। कंटेंट में हमें जी फुल पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए जितना ज़्यादा हो सके टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स आप ऐड करोगे तो फुल बाय फुल मिलेंगे आपको कंटेंट में। ठीक है। जी। एंड उसके अलावा MCQs वगैरह तो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं है लिसनिंग के। हाईलाइट हाँ वो तो इनकरेक्ट और बेसिकली अगर आपको 90 स्कोर करना है तो उनको करीब करीब हाँ। छोड़ना ही पड़ेगा, आपको बाकी सेक्शन में भी चाहिए। ओके। और उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये कैसी थी आपके पास एग्जाम में? और एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने लगाए थे डिक्टेशन में या नहीं? हाँ, राइट फॉर डिक्टेशन क्योंकि राइटिंग में मुझे सुपीरियर स्कोर चाहिए था, तो बेसिकली मुझे यही था कि इसमें मॉड्यूल में मुझे अच्छा स्कोर चाहिए था कि लिसनिंग का, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और बच्चे कई बार ये होता है घबरा जाते हैं, एंड में टाइम नहीं बचता। तो बेनिफिशियल यही है कि लिसनिंग के अंदर MCQ वगैरह जैसे ही आप ऑडियो बंद हो अपना कोई ना कोई सिलेक्ट करो और मूव ऑन कर जाओ। तो ठीक है। अ, हाँ, मतलब कि वर्ड्स वगैरह ऐड कर रहे थे, कई बार ये इशू आ रहा था कि वर्ड के एंड में एस है या ईडी है, तो बेनिफिट यही है कि दोनों ऐड कर दो, चाहे सेंटेंस का कोई मीनिंग बने ना बने। हम्म। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ऐड करोगे, जितना आपको समझ लगी है, तो उतना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आपने ऐड किए थे एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस में? जी, कई बार ये भी होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक की डबल एस आना है या सिंगल एस आना है। तो बेनिफिशियल यही है कि सबसे आसान यही है कि ऐड कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इस क्वेश्चन में, ऐड करोगे कोई इशू रहेगा नहीं। ठीक है। ठीक है, करेक्ट। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का? और ओवरऑल सर बहुत अच्छा था, मतलब बेनिफिट यही है कि मतलब कि अगर बच्चा 101 इंटरेक्ट कर रहा है टीचर के साथ, उसको मतलब कि मेन बच्चे को ये पता लगना चाहिए कि मैं लैग किस में कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कि गोल होता है उनको स्कोर करना है कि नहीं, 2 मोड में वो लैग कर रहे हैं। तो मेन उनको बस ये कोई गाइड करने वाला चाहिए कि हाँ, तुम इन मॉड्यूल्स में लैग कर रहे हो और तुम क्या गलतियाँ कर रहे हो। मेन उनको ये, अगर कोई गलतियाँ बता दे कि ये गलती है, तुम इन चीज़ पे काम करो, तो हर बच्चा कर सकता है सर सुपीरियर स्कोर। फिक्स हो सकती है मिस्टेक, क्योंकि आजकल AI का तो ऐसा ही है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे स्कोर कुछ आता है, रियल एग्ज़ाम का स्कोर कुछ आता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैन्युअली हाँ, चेक अगर करनी आप पड़ती हैं। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये भी था, अगर आप बेसिकली अगर आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे 3-4 अलग-अलग बंदे फॉलो करके, क्योंकि कोई टीचर अपना कुछ बताएगा, दूसरा कोई कुछ और बताएगा, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होने लग जाएगी। तो उससे भी फिक्स। काफ़ी इशू रहता है। तो बेसिकली ये किसी एक टीचर को, एक ट्रेनर को फॉलो करो, जो वो बता रहा है, वो ट्रिक्स एंड मेथड जो भी है, उन सबको फॉलो करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर ठीक आपका है। माइंड भी कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि एक बंदा कुछ बताएगा, एक कुछ और। हाँ, ये भी है, मेथड बार बार चेंज करोगे तो पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम किस वजह से हुई है। एक बार और हुँ, अपना इवैल्यूएशन, मैं तो यही बोलता हूँ सबको भी, इवैल्यूएशन करा लो अपना। बार बार एग्ज़ाम दे के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हुँ, चीज़ें आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एज अ स्टूडेंट सोच रहे हो उनको। एग्ज़ाम में जाके एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रही है, तो टीचर्स को पता होता है, उनके आसपास वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते रहते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या चल रहा है, या ये वाला मेथड वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटर है किसी ना किसी टीचर से, जो भी आपके नियर बाय है, आपके जानकारी में है, उससे कंसल्ट कर लो। और स्पेशली अपने डिस्क्राइब इमेज और समराइज रिटर्न को तो फिक्स करा लो, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों का तो खुद भी आइडिया लग जाता है कैसी चल रही है परफॉर्मेंस हमारी। ठीक है। हुँ। ठीक है संकल्प, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू या सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ठीक है। ऑल राइट देन, बाय।